नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश पांडे और आपका टारगेट स्टेनो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों को इंग्लिश की क्लासेस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी, तो उसी के माध्यम से हम आपको इंग्लिश के बारे में कुछ चीज़ें बताने जा रहे हैं जो कुछ इस प्रकार रहेगा। जैसा कि इस पे एसएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं उसका सारा क्वेश्चन, सारा मेथड, जो भी चीज़ें हैं वो बताई जाएंगी। और इंग्लिश अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो अगर आप चीज़ें समझना जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोज आपको मिलती रहे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला डर इंग्लिश का ये होता है कि हमको, देखो इंग्लिश क्या है कि सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज को जो है अगर हमको समझना है तो उसको हमको सीखना पड़ेगा, हमको पढ़ना नहीं रहेगा। ठीक है, तो इंग्लिश में दो चीज़ें कॉमन रहती हैं। नंबर एक होता है ग्रामर, नंबर दो होता है रीडिंग, नंबर तीन होता है वोकैबुलरी। ठीक है, मेनली ये तीन पार्ट्स होते हैं जिसमें ग्रामर में हम ये चीज़ समझते हैं कि मतलब इसमें क्या क्या होता है, इसकी भूमिका क्या होती है, इसमें किस चीज़ को किस जगह पे रखा जाता है, मुख्यतः ऐसा चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करें रीडिंग की, तो जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं जैसे न्यूज़पेपर हो गया, बुक हो गया, या कोई भी चीज़ हो गया, जो भी चीज़ें हम अपने दैनिक जीवन में पढ़ते हैं वो आपका इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के द्वारा ही तैयार होगा। ठीक है, अब ये एक लैंग्वेज होने के कारण इसकी अपनी एक वोकैबुलरी होती है, व्याकरण मतलब जो वोकैबुलरी मतलब शब्दकोश होता है, तो इस शब्दकोश को भी जानना जरूरी होता है। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, वोकैबुलरी भी तैयार करनी होती है। ठीक है, तो ये चीजें आप डेली बेसिस पे इसको आपको डेली रीड करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें वोकैबुलरी की, तो इसको आपको 10 वर्ड डेली रीड करना पड़ेगा, जिससे आपको एक शब्द का ज्ञान हो। ठीक है, तो इसको भी मैं डेली आप लोगों को अपलोड कर दिया करूंगा, वो आपको मिल जाया करेगा इसी चैनल पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे की, जो है ग्रामर सेक्शन। ठीक है, ग्रामर सेक्शन क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा ब्रॉड भी है और अगर देखा जाए तो नहीं भी है, क्योंकि ग्रामर जो होता है इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अगर पढ़ने की बेसिस पे किया जाए, पहला होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरा होता है टेंस, ठीक है, तीसरा होता है सेंटेंस मेकिंग कॉन्सेप्ट। ये तीन चीजें मेनली आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो तभी आपका ये जो चीजें हैं ये अच्छी से प्रोवाइड हो सकेंगी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें टेंस, यानी अगर हम इंग्लिश भाषा की बात करें तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसा चीजें होंगी जो किसी न किसी टाइमलाइन पे डिपेंड करेंगी, जो किसी ना किसी टाइमलाइन पे डिपेंड करेंगी। जैसे कोई काम होता था, कोई काम हो रहा है, जैसे मैं पहले पढ़ाता था, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, तो ये टेंस पे डिपेंड करता है। तो किसी भी सेंटेंस, किसी भी वाक्य को वो बिना समय काल के कोई भी चीज को बता नहीं सकता, इसलिए हमको टेंस का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक, सेकंड थिंग, टेंस तो हो गई, लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो, ये तो सेंटेंस मेकिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग जानते होंगे ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार का होता है।
अगर जानते होंगे तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जैसे इसको हम मेनली 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, 8 पार्ट में। ये 8 मुख्य भाग हैं, इसमें से 5 करीब करीब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसा नंबर पहला होता है नाम। एक बात बताइए आपको, इस दुनिया में कोई भी ऐसा चीज है जिसका कोई नाम ना हो? है? नहीं है। जिस भी चीज का नाम है, ठीक है, उसको हम नाउन कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी नेमिंग वर्ड को, जैसे किसी स्थान का नाम हो गया, किसी झुंड का नाम हो गया, किसी मटेरियल यानी पदार्थ का नाम हो गया, किसी भावना का नाम हो गया, जैसे लव, हेट, लाइक, एवरीथिंग एल्स, तो इन सब चीजों को भी हम नाउन में डिनोट करते हैं, यानी दुनिया में कोई भी चीज हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, क्या है? बोर्ड है, इसका भी एक नाम है, क्या नाम है? इसको व्हाइट बोर्ड बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या है? नाउन है, यानी जिसे हम छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वो भी एक नाउन है, ठीक है। तो सेंटेंस, सेंटेंस 3 चीजों से मिलकर के बनता है। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट। ये इसके बेसिक स्तंभ माने जाते हैं, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये किसी क्रिया को बताता है, और जो सब्जेक्ट होता है ये कोई काम करता है, क्या करता है? कोई काम करता है, यानी यही मेन होता है। और ये जो ऑब्जेक्ट होता है इस पे कोई काम किया जाता है, इस एक्शन के थ्रू किया जाता है, ठीक है। तो इस एक्शन के थ्रू होने के कारण ये क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है, ये क्रिया हो जाता है, और ये सब्जेक्ट हो जाता है। तो जो ये नाउन होता है ये मेनली सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब बात करते हैं, हम किसी सेंटेंस में बार बार नाउन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे मैं बात करूं कि राम घर जाता है, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाकर के पढ़ाई करता है, राम बागीचे में खेलता है, राम झूला झूला, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा बार बार राम फ्रीक्वेंटली यूज होने के कारण सेंटेंस हमारा सही नहीं बैठ रहा, सही नहीं बन रहा। तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं कि इसको बार बार ना इस्तेमाल करना पड़े, इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोनाउन का। प्रोनाउन का बार बार ना इस्तेमाल करना पड़े, इसलिए हम प्रोनाउन का। प्रोनाउन किसे कहते हैं? जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, एनीथिंग एल्स, जिसको हम नाउन को ना रख करके नाउन के अलावा किसी दूसरे शब्द को रखते हैं, तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। मतलब उसी की संज्ञा में, ठीक है, उसी की संज्ञा में अगर कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं राम की, तो राम बार बार ना इस्तेमाल किए जाने की वजह से राम को हम ही लिखते हैं। तो जो ये ही है ये प्रोनाउन है, और जो राम है ये नाउन है, ठीक, समझ में आया। अब देखते हैं, इसी चीज को मैं आगे की वीडियो में कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। पहले मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा, ठीक है, फिर मैं टेंस पढ़ाऊंगा, अगर बीच में टेंस की जरूरत पड़ेगी तो मैं टेंस भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर सेकंड में टेंस, फिर थर्ड में सेंटेंस अरेंजमेंट पढ़ाऊंगा। ये सब कंप्लीट होगा और इसको डेली बेसिस पे चलाएंगे, ठीक है। और रहेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो उसको हम एडिटोरियल में खत्म कर देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे पार्ट। तीसरा पार्ट होता है एडजेक्टिव। एक बात बताइए हमको, किसी चीज का नाम होगा, ठीक है, तो उसकी कोई ना कोई विशेषता होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए। तो हम उसकी विशेषता बताने के लिए, जैसे कोई व्यक्ति राम है, वो कैसा है, हाउ, उसकी अपीयरेंस कैसी, वो कैसा दिखता है, तो हम उसको बताने के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसी चीज की कोई चीज होगा ना कि बड़ा होगा, काला होगा, छोटा होगा, मोटा होगा, जो भी चीजें होंगी उसको हम एडजेक्टिव के थ्रू प्लेस करेंगे, ठीक है। नंबर चौथे की बात कर रहे हैं, ये होगा एडवर्ब। एडवर्ब कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? एडवर्ब को हम तब इस्तेमाल करते हैं या एडजेक्टिव के पहले इस्तेमाल होता है,
और या तो वर्ब के पहले इस्तेमाल होता है, ठीक है, दो जगह। ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, यानी अगर हम ये बता रहे हैं कि कोई काला है तो कोई कितना काला है वो ये बताएगा, ठीक है। मतलब अगर कोई बोलते हैं डार्क तो कितना डार्क है, यानी वेरी डार्क, बहुत डार्क। तो जो ये बहुत सेंटेंस क्रिएट कर रहा है ये एडवर्ब बनाता है, और ये जो डार्क सेंटेंस है ये एडजेक्टिव बनाता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना? तो हम इस तरह से चीजें पढ़ेंगे। तो इतना मैं आगे डीप में बता दूंगा इस चीज को कि आपको और कोई चीज जानने या समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पहले आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि स्ट्रक्चर है क्या चीज, हमको पढ़ना क्या है। बच्चों को यही नहीं पता होता कि उनको पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना, कैसे पढ़ना है, दे डोंट नो एनीथिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम बात करते हैं पांचवी सेंटेंस की। तो हमने किसी के नाम की चर्चा की, फिर उसके हुलिया की चर्चा की, फिर हम बात करते हैं तीसरे, मतलब कोई एक्शन करेगा, जैसे कि बोर्ड क्या एक्शन कर रहा है, टीचिंग करने, मुझे पढ़ाने का एक्शन करवा रहा है, ठीक है, या ये रखा हुआ है, यानी किसी चीज पर रखा हुआ है। तो जो भी चीजें एक्शन होती है, जैसे हम बात करते हैं बिल्ली दौड़ती है, क्या करती है, बिल्ली दौड़ती है, तो वो किस प्रकार से जो दौड़ती है, दौड़ने का एक्शन जो होता है वो कैसे होता है, तो जो भी एक्शन होता है उसको हम वर्ब में डिनोट करते हैं, किसमें, वर्ब में डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आता है छठवां, ये पूरा नाउन सेंटेंस तैयार हो चुका है, क्योंकि इससे नाउन और प्रोनाउन से सब्जेक्ट प्लस वर्ब बन जाता है। जो ये वर्ब है इससे वर्ब है, इससे वर्ब मिल जाता है। फिर बात करते हैं इन दोनों की, तो ये विशेषता बता देते हैं तो सेंटेंस का एंडिंग आ जाता है। लेकिन सेंटेंस का स्थान कैसे पता चलेगा कि हाँ ये कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, जो भी चीजें हैं उसको हम कैसे पता करेंगे। तो वो जो चीजें पता की जाती हैं वो प्रीपोजिशन के माध्यम से पता की जाती हैं, प्रीपोजिशन के माध्यम से पता की जाती है, ठीक है। प्रीपोजिशन किसी चीज का स्थान बताता है, ठीक है, किसी चीज का स्थान बताता है, ठीक। अब हमें स्थान पता चल गया, यानी ये सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। तो इसको जोड़ने का भी कोई सेंटेंस चाहिए, जैसे हम बात करते हैं जो जोड़ता है वो कंजंक्शन होता है, ठीक है। अब सेंटेंस जुड़ भी गया, सेंटेंस का कोई ना कोई भाव होना चाहिए, तो उस भाव को स्थापित करने के लिए हम एक होता है उसको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। यानी ये टोटल 8 चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। ये मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन अभी आप टोटल आपको 8 चीजें पढ़नी। जैसे अब हम बात करते हैं कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर तैयार होता है, यही चीज आपको बाद में पता चलेगी, ठीक है। जैसे कोई सेंटेंस हो गया, नाउन, ये आपका नाउन हो गया, क्या हो गया, नाउन हो गया। अब बात करते हैं गोज टू स्कूल, ठीक है, गोज टू स्कूल, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका प्रीपोजिशन हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक, समझ में आ रहा है, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम बात कर रहे हैं गोज टू स्कूल एंड कंजंक्शन से हमने जोड़ दिया, एंड ही, यहां पे हमने प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लिया, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। और वह बहुत, यानी ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और वेरी आपका एडवर्ब हो गया, और आपका एडजेक्टिव हो गया, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हो गया, फिर वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, बॉय आपका नाउन हो गया, जो कि क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। इज ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय, मतलब हमको, हम अगर देखा जाए तो ये नाउन भी इस्तेमाल हो गया पहला, ठीक है, वर्ब भी इस्तेमाल हो गया, छठवां प्रीपोजिशन भी इस्तेमाल हो गया, ठीक है, ये तो नाउन ही है, ठीक है। फिर बात करते हैं कंजंक्शन भी इस्तेमाल हो गया सातवां, फिर ये आपका प्रोनाउन दूसरा इस्तेमाल हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये एडवर्ब, एडजेक्टिव, यानी नाउन का इस्तेमाल किया है, प्रोनाउन का इस्तेमाल किया, एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया है, और एडवर्ब का भी इस्तेमाल किया, वर्ब का भी इस्तेमाल किया, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, सभी चीजों का हमने इस्तेमाल किया। अब बात करते हैं इंटरजेक्शन की, यानी भाववाचक संज्ञा।
अगर हम इसी जगह पे कोई एक सेंटेंस लिखते हैं जिसमें भाव आता है कि शी इज वेरी सैड, क्या है, शी इज वेरी सैड, तो वहां पे हम क्या करेंगे कि अलास या मतलब कुछ ऐसे दुखी वाला कोई सेंटेंस का उपयोग करके हम उसमें यूज कर लेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन है। ठीक, तो यानी यही चीज आपको समझना है, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बना, इसके सामने क्या चीज आया, जब आप इस चीज को पूरा पढ़ेंगे तभी आपको इस चीज का नॉलेज होगा। ठीक है, तो अभी मैं इस चीज को इतना ही रख रहा हूँ। इसके आगे अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो आप हमें कमेंट करेंगे, बताएंगे कि हाँ मतलब सही है कि नहीं सही है, उसके बाद फिर हम आगे की वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये समझिए, इसके आगे की चीजों को हम आगे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो पहले चीज को आप लेकिन समझिए, ठीक है, कि ये क्या चीज है। ठीक, आगे की चीजों को बताएंगे, और वोकैबुलरी का सेक्शन में जैसे ही मेरे कम्युनिटी में आ जाएगा तो मैं इसको भेज दिया करूंगा या मैं इसके वीडियो बना दिया करूंगा। द हिंदू का जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें वोकैबुलरी सेक्शन को ऐड कर दिया करूंगा। ठीक है, तो उसमें ये चीजें हो जाएंगी, और इसको आपको डेली करना रहेगा। और मैं जब ट्यूटोरियल पढ़ाऊंगा सुबह में 10 बजे, तो इसको आपको डेली क्लास अटेंड करना रहेगा, जिससे आपका ये भी मेंटेन हो जाएगा, ये भी मेंटेन हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं इसकी, तो इसको मैं आपको डेली पढ़ाऊंगा। ठीक है, जब भी क्लासेस हो पाएगी आप कमेंट में बताएंगे, जो भी कमी रहेगा उसको भी बताएंगे, मैं उसको पूरी तरह से सही करने की कोशिश करूंगा, और जो भी चीजें बचेंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए।